ओके, तुम लोगों में से कौन कौन आरआरबी एनटीपीसी दे रहा है? यहाँ से एनटीपीसी कौन कौन दे रहा है? सब लोग दोगे एनटीपीसी? ओके, एक दो को छोड़ के बाकी सब एनटीपीसी दे रहे हो? वो सबके सब एनटीपीसी दे रहे हो? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। सो हम लोग आज we will basically discuss today about the NTPC examination upcoming, that is the non-technical popular categories and RRB JEE. Both exams are graduate level examinations basically. उसके साथ टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर्ष, स्टार्ट कर सकते हो। हेलो, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So NTPC notification has been recently released and the form fill up has been start already from today. I think today is 14th. So आज से फॉर्म फिल अप स्टार्ट हो गया है एनटीपीसी का। सो एनटीपीसी में लेवल 5 और लेवल 6 पोस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और उससे लोअर पोस्ट में भी होता है। सो बेसिकली अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो लेवल 5 और लेवल 6 के लिए रिक्रूटमेंट के लिए है, जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसके लिए। सो let us first try to understand the examination. I think all of you can see the screen. Yes, sir. Okay. So this is the NTPC notification. Okay, I think you all can see the screen very clearly. This is the official NTPC notification, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes. और किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलना। हाँ, ओके। सो आरआरबी ये जो डेट है, डेट्स को थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि क्लोजिंग डेट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक महीना जनरली रेलवे का फॉर्म फिलअप रहता है। सो द फॉर्म फिलअप स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, दैट इज 14th September एंड इट विल कंटिन्यू टिल 14th October। लेकिन 14th October इज द पेमेंट क्लोजिंग डेट, सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। उसके बाद पेमेंट नहीं कर सकते। 14 और 15 मैंने दोनों दिन एक्सटेंशन दिया है ताकि पेमेंट कर सको, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो डेट को थोड़ा ध्यान में रखने का। फिलहाल यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। आरआरबी इज रिक्रूटिंग फॉर द 5 पोस्ट व्हिच आर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, व्हिच इज चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उसके बाद स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। So you all can see the pay scale of which CCTS, that CCTS means Chief Commercial Cum Ticket Supervisor, which is one of the most vital posts in Indian Railways because Indian Railways works in a very complicated ticketing system. So the Chief Commercial Cum Ticket Supervisor is here to supervise the ticketing system, okay? And also the station manager or the station master. These two posts are level 6 post.
and the other 3 posts are level 5 post. So salary is definitely quite higher in these 2 posts. So इनको थोड़ा ध्यान में रखना है. Of which higher the most vacancies are in the goods train manager post. गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे. 3114 वैकेंसीज है सभी आरआरबी को मिला के. और सबसे कम वैकेंसी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, वो थोड़ा क्लरिकल पोस्ट है. स्टेशन मैनेजर जो बहुत ही पॉपुलर एक पोस्ट है, उसके लिए वैकेंसी है 994 और सीसीटीएस के लिए 1736. ये सब कुछ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड. इन रेलवे जॉब मेडिकल स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल thing you should remember about, because if you are not fulfilling the medical standard, not fulfilling the medical standard criteria, then what will happen? If you even qualify the tier 2 examination, you can be eliminated in the medical category post, maybe in the medical examination. सबको समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Even if you qualify in the tier 2 with very good score, even if you top the examination in tier 2, if you fail the medical examination in railway, you will be eliminated out. ये रेलवे का चरित्र है या फिर इसको कैरेक्टराइजेशन बोल सकते हो. मेडिकल स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ध्यान से देखो क्या है मेडिकल क्वालिफिकेशन. सीसीटीएस के लिए B2 है, स्टेशन मास्टर के लिए A2 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए C2 है और सीनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट के लिए C2 है. टाइपिस्ट पोस्ट के लिए उतना झमेला नहीं होता है, लेकिन जो ऑन फील्ड पोस्ट है जिसमें से गुड्स स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये दो ऑन फील्ड पोस्ट है. मैं बार बार समझा रहा हूं, ऑन फील्ड पोस्ट है माने दीज आर रनिंग स्टाफ, उन लोगों के लिए A2 होता है. A2 तो A2 को समझने के लिए उन लोगों ने एक अच्छा चीज किया, यहाँ पे वो लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए थे. अच्छे से देखो क्या है, ठीक है. A2 में क्या होता है? फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सभी पोस्ट में है. A2 में तुम्हारा डिस्टेंट विजन, A2 में तुम्हारा डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास. 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास. इसलिए मैं बोलता हूँ टाइमली ज्वाइन करने के लिए. बार बार क्लास के बीच में ज्वाइन करने से ना झमेला होता है. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो तरीका. ओके, डिस्टेंट विजन शुड बी 6/9 विदाउट ग्लास. दोनों आंखों में सेम होना चाहिए. ये दोनों आंखों के हिसाब से है, ठीक है. 6/9 विदाउट ग्लास. पॉइंट टू बी नोटेड, इफ एनीवन वेयर ग्लास, if he or she has to open the চশমা না, এটা কি ভালো ইংরেজি আছে? Spectacle. Goggles. Correct. Go spectacle, and after that her or his eye will be tested. Okay, so in that particular case 6/9 होना चाहिए without glass. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को आंख का प्रॉब्लम है उसके लिए ये पोस्ट नहीं है. जहां A2 है आंख वाले पोस्ट के बने, जिसको चश्मा पहनते जो लोग, उन लोगों के लिए पोस्ट नहीं है. लेकिन हाँ, अगर चश्मा पहनते हो लेकिन चश्मा खोल के तुम्हारा 6/9 अगर आता है, देन यू आर एलिजिबल. समझ में आया? और अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है कि नाइट विजन का समस्या है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, वो लोग इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. सो यू शुड बी अवेयर वेदर यू आर
you have a color blindness issue or not. If you have color blindness issue, then these posts are not for you. इसलिए फॉर्म फिलअप जब किया जाता है बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से करना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना है वहां पे। सबको समझ में आ रहा है ये छोटा सा बेसिक बात? इसलिए मैं मेडिकल स्टैंडर्ड में बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि A2 दो पोस्ट में A2 है, और A2 के केस में ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर तुम चश्मा पहनते हो वो मैटर नहीं है, लेकिन चश्मा खोल के मेडिकल टेस्ट होगा, और वहां पे तुमको 6/9 होना है, और ऊपर से कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। कलर ब्लाइंडनेस रेलवे के किसी पोस्ट में जनरली चलता नहीं है, बहुत कम पोस्ट है, जैसे क्लरिकल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस चल जाता है, क्लरिकल पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा, लेकिन अगर क्लरिकल पोस्ट नहीं है वहां पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। यहां से किसी के मन में कुछ सवाल है? স্যার No, বলছি sir. যারা চশমা পরে না তাদের ক্ষেত্রেও কি এইরকম ইস্যুস হতে পারে 6/9 এর মধ্যে যদি না থাকে রেঞ্জের মধ্যে? চশমা যদি পরি, চশমা খুলে তোর মেডিকেল টেস্ট করতে হবে, সেখানে যদি তোর 6/9 আসে কোনো কারণে ভগবানের আশীর্বাদে, তাহলে এলিজিবল। না বলছি আমি চশমা পরি না, তাতেও হতে পারে কি? চেক করে নিতে পারি? হ্যাঁ হতে পারে, আমাদের এখানে একজনের এরকম কেস হয়েছিল, সে বেচারা চশমা পরতো না, কিন্তু এত ঘাবড়ে গেছিল মেডিকেল টেস্টে গিয়ে যে সে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সেটা অন্য ইস্যু, সেটা তার চশমার সমস্যা না। তবে যদি ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু চাপ হয়ে যাবে। এই জন্য ফর্ম ফিল আপের সময় খুব সিরিয়াসলি ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, যাতে কোনো রকম গড়বড় না হয়। না বলছি কি তাহলে মানে ফিল আপের আগে কি একবার টেস্টটা করে নেওয়া ভালো যে ঠিকঠাক আছে কিনা? হ্যাঁ, টেস্ট করে নেওয়া উচিত। দ্যাট ইজ মাই সাজেশন দ্যাট বিফোর फिलिंग द फॉर्म यू शुड एटलीस्ट डू द आई टेस्ट। ओके, बहुत जगह पे फ्री में ही हो जाता है, तो थोड़ा आई टेस्ट करवा लेना, उससे तुम्हारा नियर विजन क्या है मालूम पड़ जाएगा ना। আচ্ছা, समझ में आया? বাইনোকুলার ভিশনটা কি জিনিস স্যার? আমাদের বাইনোকুলার ভিশন মানে হচ্ছে যে ফ্রন্টাল আই ভিউ। দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? আই থিংক এভরিওয়ান ক্যান সি দ্য হ্যাঁ, স্ক্রিন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দেখা কোনো যাচ্ছে। সমস্যা হলে একবার বলতে হবে, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে ঠিক আছে স্যার। যদি কোনো প্রবলেম হয়, ইফ এনিওয়ান ইজ ফেসিং এনি ইস্যু টু সি দ্য হোয়াট আই হ্যাভ রাইটিং ইন দ্য স্ক্রিন, লেট মি নো। ওকে, ওকে। বাইনোকুলার ভিশন বুঝিয়ে দিচ্ছি। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन फेस, राइट? सबको समझ में आ रहा है? हेलो, একদম স্যার। यस सर। হ্যাঁ দাদা। तो ह्यूमन आई क्या होता है? दोनों आई फ्रंट में होता है, करेक्ट? एग्जाम्पल और किसी में दिखा जाता है, आउल में दिखता है, आउल में दिखता है, आउल होता है ना, आउल, पेचा, হ্যাঁ হ্যাঁ पेचा। হ্যাঁ স্যার। In that case also, though two eyes are in frontal view, that means two eyes are in the same plane, correct? Such kind of eyes are called binocular, and in that particular case, binocular vision means both eyes should be equally equipped to view things. That means दोनों आंखों से सेम तरह का दिखना चाहिए। समझ में आया? इसको कहा जाता है बाइनोकुलर विजन, दोनों आंखों से सेम तरीके से दिखना স্যার चाहिए। আরেকবার বলুন। স্যার আরেকবার বলুন, পিচার ক্ষেত্রে কি Binocular বললেন? vision के in case of binocular vision, your both eyes should be equally equipped. That means दोनों आंखों से सेम काइंड ऑफ विजन होना चाहिए। हम लोग दोनों आंख से सेम ही चीज देखते हैं। अगर तुम अपना एक आंख बंद करके देखोगे तो जो देखोगे, दोनों आंख खोल के भी सेम ही चीज देखोगे। समझ में आया?
दैट इज कॉल्ड हाँ, बाइनोकुलर विजन। एक गाय या कुत्ता अगर हो, उसका अगर एक साइड का आंख तुम बंद कर दोगे तो दूसरा साइड वो देख नहीं पाएगा। समझ में आया? दैट इज नॉट ए बाइनोकुलर विजन, दैट इज कॉल्ड लैटरल विजन। एक साइड में देख पाता है। इज इट क्लियर हाँ एकदम। एवरीवन? कोई डाउट नहीं है तो किसी के मन में? यस सर, यस सर। अरे रुको, सर, ब्राइटनेस सर मुझे चश्मा निकालने के बाद दूर का नहीं दिखाई देता है। तुमको एक बार आई टेस्ट करवा के देखना पड़ेगा कि एसन स्केल में वो 6/9 6/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 6/9 बट मुझे मतलब हाई मायोपिया है। मायोपिया तो क्रिस्टल क्लियरली लिखा है ना कि हायर मायोपिया है तो तुम स्टेशन मास्टर का पोस्ट या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो लिखा ही है वहां पे। ओके। हाँ, क्योंकि वो दोनों केसेस में आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ओके। का मैटर है बहुत। हाँ, ओके। স্যার গুডস ট্রেন ম্যানেজারটা মানে যেটা ট্রেনের পেছনে যে যে ইয়েতে থাকে সেটা? হ্যাঁ, যেটা গুডস গার্ড বলে সেটাই। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, নাও লেটস কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। বলছিলাম দাদা, এটা তো পুরোপুরি গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সাম না? হ্যাঁ, এটা গ্র্যাজুয়েটের জন্য বেরিয়েছে, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এখনো বেরোয়নি, বেরোবে। আচ্ছা স্যার, আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে আলাদা নোটিফিকেশন আসে। হ্যালো স্যার। আচ্ছা। হ্যাঁ, স্যার আমার ভিশন হচ্ছে 6/9 আছে, কিন্তু তাতে একটা পার্টলি বলে লেখা আছে, তো ওইটা কি মানে অ্যাপ্লিকেবল হবে? ওরা মানে সামান্য যদি ডিফেক্ট থাকে না অ্যালাউ করবে না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 6/9 ব্র্যাকেটে পি লেখা আছে। 6/9 হতে হবে একদম, মানে পাটলি বলে কিছু না, প্রপারলি 6/9 হতে হবে। আচ্ছা, আমি ওই সুরসুর থেকে করিয়েছিলাম কলকাতার, ওখানে ওই পি বলে একটা পাশে লেখা আছে, তো গুগলে এর সার্চ মধ্যে করে। আরেকবার, এর মধ্যে একবার করিয়ে নিস কোথাও থেকে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার। লায়ন সাইকেলের মানে 150 টাকার মতো নেয়, 150 রুপিস। আমি স্যার ওই সুরসুর থেকে করিয়েছিলাম, ওখানে ওই রেজিস্ট্রেশন ফি 50 টাকা দিয়ে ওই করে দেয়। হ্যাঁ, ওরকম লাগে। Okay, now let's come to the form another section of this notification. So I will not talk about nationality, fashionality, caste issues. They are तुम लोग को मालूम है क्या है नहीं है, ठीक है? I will talk about the examination pattern. Okay. So if I come to the examination pattern right now, so so this, in case of CBT1, that means the Tier 1 examination of the NTPC exam. Tier 1 में क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सब कुछ मिला के टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है। There are 40 general awareness questions, 30 mathematics, and 30 from general intelligence and reasoning. And if you look at the syllabus, mathematics is nothing but the simple quantitative aptitude. স্ক্রিনটাকে একবার ইন্টারাপ্ট করলাম স্যার, বলছি স্ক্রিনটাকে অফ করলেন? না তো, না স্যার, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। অফ হয়ে গেছে স্যার। অফ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, স্ক্রিনটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। আরে অন্য কেউ প্রেজেন্টেশন অন করে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এখন দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে। দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে। স্যার। ও কোনো অন্য কেউ একজন প্রেজেন্টেশন অন করে দিয়েছিল, আমারটা বন্ধ হয়ে গেছিল। So syllabus, if you look at the syllabus is basically 3 parts. क्या है? quantitative aptitude, reasoning and general awareness. The simple 3 parts. Okay. So 3 part में से मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस देखोगे तो दिस इज अ वेरी बेसिक 10+2 लेवल सिलेबस, 10+2 नहीं, 10 क्लास 10 लेवल सिलेबस, 10+2 भी नहीं है यहाँ पे। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री अलजेब्रा, all the things you basically study in the class 10 level. Okay, so
there is nothing new. This is simple quantitative aptitude section. You all know about this. And after that there is a reasoning. Reasoning में जो पढ़ते हो वो सब कुछ है. General awareness में सब कुछ है. General science आपको क्लास 10th बोल दिया है यहाँ पे. फिर नॉर्मल जो हिस्ट्री का सिलेबस है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, वो सब कुछ है. तो बेसिक बहुत सिंपल सा और बेसिक सा सिलेबस है. सो अगर हम सिलेबस को अगर छोटा सा पाइल अप करने का कोशिश करें यहाँ पे, तो सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है? तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, उसके साथ क्या पढ़ना है? जीके पढ़ना है. जीके के दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, स्टैटिक एंड सीए. दो तरीका स्टैटिक हो जाएगा. स्टैटिक एंड सीए दोनों पार्ट में हम तोड़ सकते हैं इसको. करेक्ट. सो रेलवे के केस में सीए जो होता है वो तुमको 1 से 1.5 इयर्स पढ़ना ही पढ़ना होगा इन केस ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, 1 to 1.5 इयर्स सीए पढ़ना है. सीए का जो मैं मटेरियल्स तुम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ उससे ही हो जाएगा. अलग कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है. ठीक है. रेलवे का अलग कोई सीए नहीं होता है. सीए इज कॉमन फॉर एवरी एग्जाम. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ओके. फॉर रेलवे एग्जाम्स कोई अलग है. फॉर रेलवे एग्जाम्स अलग कोई सीए नहीं होता है. सीए इज सीए. करंट अफेयर्स इज करंट अफेयर्स. सो 1 से 1.5 इयर्स तुमको पढ़ाई करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो जो भी मैं देता हूं उसमें से तुम जो भी मैं मटेरियल देता हूं उनमें से स्टडी आईक्यू, अपरिचित, एम्बिशियस बाबा, ये तीनों जो है वो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली एमसीक्यू पैटर्न में होता है. इसको अच्छे से पढ़ाई करना है. मैं तीनों को इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन किसी एक में छूट जाता है, टैली करके पढ़ो, मैंने एक साथ खोल के पढ़ो. वही मैं बोल रहा हूं. अगर if 1-2 questions are missing from, suppose study IQ has missed 1-2 questions, you may get that from अपरिचित और ambitious बाबा. So basically ये तीनों फॉलो करो, रेलवे एग्जाम के लिए हो जाएगा. Is it clear to everyone? You should follow at least 3 this kind of magazines so that you should not miss any kind of CA. अब स्टैटिक का जो पोर्शन है रेलवे के केस में, स्टैटिक के केस में रेलवे ओरिएंटेड स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रेलवे स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट. रेलवे स्टैटिक मींस ब्रीफ preliminary knowledge about Indian Railways. Is it clear to everyone? Brief preliminary knowledge about Indian Railways. ये मालूम होना चाहिए. जैसे कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, समझ में आ रहा है? कितना वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पहला वंदे भारत कब चालू हुआ, पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चालू हुआ, कितने साल में चालू हुआ, पहला वंदे भारत कितने साल में चालू हुआ. वंदे भारत में बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए. कितना रेलवे जोन है, हर एक जोन का हेडक्वार्टर, सब ये सब बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए. वहां से सवाल आता है एग्जाम में. सो बेसिक रेलवे. उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, वो तो मालूम ही है, हर एग्जाम के लिए कॉमन फैक्टर है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. ये तो मालूम ही है तुम लोगों को कि क्या हो रहा. ये हर एग्जाम के लिए दिस वेरी कॉमन पार्ट. सो ये तुम लोगों को पढ़ाई करना ही है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जनरल साइंस एंड ईवीएस. यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है. जनरल साइंस और ईवीएस से काफी क्वेश्चन आता है. जनरल साइंस और ईवीएस तुमको पढ़ाई करना है. जनरल साइंस 10+10 लेवल का है. सही, +10 लेवल. दैट मीन्स तुम लोग का माध्यमिक तक जो होता है या फिर सेकेंडरी तक जो होता है वो उतना पढ़ने से तुम लोग का जनरल साइंस कवर कर जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? हेलो. यस सर. यस सर. क्लास 10 लेवल का जनरल साइंस अच्छे से पढ़ाई करना है. तो जनरल साइंस पढ़ने के लिए तुम लोग क्या पढ़ोगे? तुम लोग के पास अगर लूसेंट पढ़ सकते हो, लूसेंट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और एरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, एरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस पढ़ो. दिशा का भी बुक होता है जनरल साइंस का. ये सब कुछ बेसिक पढ़ने से हो जाएगा.
ओह सॉरी, समझ में आया सबको? उससे जनरल साइंस और ईवीएस दोनों कवर कर जाएगा। और ईवीएस को अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो टायर 2 में ईवीएस से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहता है, तो तुम लोग ईवीएस के लिए शंकर आईएएस पढ़ सकते हो या फिर पीएमएफ आईएएस पढ़ सकते हो फॉर बेटर नॉलेज। मैं आईएएस बोल मत के ये मत समझो कि मैंने यह पढ़ने से तुम लोगों को ज्यादा पढ़ाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी एग्जाम में काम में आ सकता है। शंकर आईएएस है, पीएमएफ आईएएस का है, मिल जाएगा सब कुछ। ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइडेड है, पास सब कुछ मिल जाएगा। जितना मेरे पास था मैं दिया हूँ, उससे तुम लोगों का कवर कर जाएगा, ठीक है? अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। क्लियर? सबको सबके लिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। आधे से ज्यादा लोग तो भाग गया क्लास से। ठीक है, तो रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, आई विल कंटिन्यू। ओके, ओके। सो इसके बाद अगर हम टायर 2 का सिलेबस देखें एनटीपीसी के लिए, टायर 2 का सिलेबस क्या है? टायर 2 में जनरल अवेयरनेस है 50 का, मैथमेटिक्स 35, जनरल रीजनिंग है 35 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तो 120 मार्क्स में से ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें क्या है? इसमें जो वही दोनों का ही सेम सिलेबस है, अलग कुछ सिलेबस नहीं है। यहाँ पे कुछ ज्यादा थोड़ा स्टैंडर्ड और ज्यादा स्टैंडर्ड आएगा, उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा कम आएगा, बस। सबको समझ में आ रहा है? अलग कुछ एडिशन हाँ, नहीं सर। है, ठीक है? अलग कुछ एडिशन नहीं है। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है, अलग कुछ एडिशन नहीं है। सो एनटीपीसी में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी आफ्टर क्वालिफाइंग सीबीटी 2 कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि तुम लोग उसके लायक, जॉब के लायक हो या नहीं हो। उसके लिए जो क्लरिकल पोस्ट होता है, दैट मींस अकाउंटेंट, क्लार्क, उन सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। बिकॉज दीज आर क्लरिकल पोस्ट, फॉर क्लरिकल पोस्ट टाइपिंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। सो इन दैट पार्ट, इन सब केसेस के लिए क्या होता है, वहां पे स्किल टेस्ट होता है। क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट में क्या होता है? टाइपिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है? टाइपिंग कराया जाता है। ओके, एक स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट के हिसाब से टाइपिंग कराया जाता है। और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका और एक नाम है साइकोमेट्री टेस्ट। क्या नाम है इसको? कहा जाता है साइकोमेट्री टेस्ट। साइकोमेट्री, ये नाम, सॉरी, ये नाम याद रखना, साइकोमेट्री टेस्ट। साइकोमेट्री टेस्ट क्या होता है? साइकोमेट्री टेस्ट में तुमको वेरियस काइंड्स ऑफ फिगर वगैरह देगा। फिगर देख के तुमको समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग एनालॉजिस पढ़ते हैं ना, हेलो, रीजनिंग में एनालॉजिस और फिगर वगैरह करते हैं ना, दैट काइंड ऑफ टेस्ट, दैट काइंड ऑफ टेस्ट। अगर किसी के पास पुराने सिलेबस का आर.एस. अग्रवाल का बुक है, आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग का बुक, ओल्ड सिलेबस वाला, वहां पे साइकोमेट्री टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। इफ एनीवन हैज दैट ओल्ड सिलेबस आर.एस. अग्रवाल बुक, जो मोटा बुक होता था, याद है सबको, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाला, हाँ सर। उस हाँ, सर, बुक हाँ। में ऐसे एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहता है। न्यू बुक में मालूम, न्यू बुक में देखा नहीं हूं अभी तक। न्यू बुक में अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन ओल्ड बुक में है ये मुझको मालूम है, क्योंकि मेरे पास था। someone Harsh is saying that
he has a new book, so I have not seen the new book yet, but in the old book there are psychometry test problems. So वहां से तुम लोग कर सकते हो. ऐसा कोई हाथी घोड़ा का एग्जाम नहीं होता है, ऐसा बहुत कुछ मैंने एक बार एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है. सिंपल एग्जाम है, मत दिमाग ठंडा रख के एग्जाम तो बस हो जाएगा. बुखार लाने का जरूरत नहीं है, ठीक है. टेस्ट का नाम याद करके. टॉपिक नेम साइकोमेट्री टेस्ट और समथिंग. टॉपिक भी सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. कंप्यूटर में कुछ डायग्राम वगैरह आएगा, उससे कोरिलेटेड कुछ सवाल वगैरह आएगा, बस सिंपल. और उसी का और एक नाम है साइकोमेट्री टेस्ट. हाँ, इन बुक क्या है उसका, इन बुक का उसका क्या नाम नहीं है, मालूम नहीं. एनालिसिस चैप्टर में एनालिसिस फिगर्स वगैरह जो होता है ना, वही सब कुछ होता है, अलग से कोई नाम नहीं है. साइकोमेट्री टेस्ट करके अलग से नहीं है. सबको समझ में आया यहां तक? हेलो. Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. ओके. जेई का नोटिफिकेशन तुम सब कौन जेई, सब लोग जेई भरे हो? हाँ सर. Yes, सब sir. लोग जेई भरे हो? डॉली भरे नहीं. আর ओके. अभी जेई के किस में ये सीएमए वाला पोस्ट है, उसका कंडीशन अभी फिलहाल बहुत खराब है, क्योंकि मैन पावर बहुत क्राइसिस है, बहुत ज्यादा मैन पावर क्राइसिस है. वो लोग आदमी नहीं ले रहा है, एक्सट्रीम लेवल का वर्कलोड है वहां पे. सेम केस फॉर जूनियर इंजीनियर, सेम केस फॉर डिपार्टमेंटल सुपरिटेंडेंट. ये जो लेवल 6 पोस्ट होता है ना रेलवे का, ये लेवल 6 पोस्ट एक सैंडविच पोस्ट होता है. ऊपर से दबाव, नीचे से दबाव, बीच का जो चीज का लेयर है वो काटा जाता है. रेलवे का जो सुपरवाइजर पोस्ट है, मैंने लेवल 6 और लेवल 7, लेवल 7 तो आफ्टर प्रमोशन होता है. जो लेवल 6 वाला पोस्ट है वो एक सैंडविच पोस्ट है. मुंह में सैंडविच लेके ऊपर से दबाओ या नीचे से दबाओ, बीच का लेयर हमेशा काटा जाता है. इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रेशर वाला पोस्ट है, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे सीसीटीएस हो, चाहे तुम्हारा जूनियर इंजीनियर हो, सीएमए हो, सबसे प्रेशर वाला पोस्ट है ये सब. और रेलवे में सबसे कम प्रेशर वाला पोस्ट है ऑफिसर वाला पोस्ट, रेलवे ऑफिसर, यूपीएससी पास करके जो आता है. तो उन लोगों का फील्ड वर्क तो कुछ होता नहीं है, जो भी होता है ऑफिस वर्क होता है. हम लोगों का फील्ड वर्क भी होता है, ऑफिस वर्क भी होता है. सो बहुत प्रेशर का पोस्ट है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुषार ने सही कहा, वही सब पोस्ट. सो अगर हम जेई के सिलेबस को देखें, अभी मेडिकल स्टैंडर्ड सब लोग लिखा हुआ है, तो देख लेना सब लोग. और अगर हम लोग सिलेबस के एग्जाम पैटर्न के ऊपर आए, इसके बारे में एक क्लास में करा चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ एक बार. इसका सीबीटी को अच्छे से देखो. इसका सीबीटी फॉर्म में क्या है, मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 25, जनरल अवेयरनेस है 15, जनरल साइंस है 30, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय. मेरा तो 1 घंटे में खत्म हो गया था सीबीटी 1 मेरे टाइम पे. आधा घंटा बैठ के चेक किया, फिर भी 2-3 ऐसा ओवरलुक हो गया, वरना और अच्छा स्कोर आता. मेरे टाइम पे मेरा बहुत मिस हो गया, मैं इतना स्पीड में किया था, 1 घंटे में खत्म हो गया था मेरा. आधा घंटा चेक किया, फिर भी ओवरलुक हो गया, 3-4 मिस्टेक. क्या होना था हो गया, इसका क्या करें.
ये जो क्वेश्चन होता है ना CBT 1 वाला जो पेपर होता है, इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड मोर एंड मोर मॉक्स, ये आसानी से पेपर निकल जाएगा। বলছি দাদা ম্যাথ করে দেখে করলে ভালো হবে। যে কোনো সিজিএল লেভেলের, যে কোনো সিজিএল লেভেল, আরআরবি লেভেলের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার বা কিরণ স্যার আমি বলে দেবো, হ্যাঁ ওগুলো নিয়ে আসছি আমি লাস্টে। दैट विल बी द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर डिस्कशन, ओके। तो आई थिंक सबको पेपर समझ में आ रहा है क्या है। और CBT 2 में क्या है, CBT 2 में टेक्निकल पेपर है 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स का नॉन टेक है और 100 मार्क्स का टेक्निकल पेपर होता है। ये टेक्निकल पेपर क्या चीज है? टेक्निकल पेपर का मतलब होता है स्ट्रीम बेस्ड पेपर। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर है वो लोग मैकेनिकल का पेपर देंगे, जो लोग इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल का पेपर देंगे, जिन लोगों का सिग्नलिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर या इसी का पेपर देंगे, जिन लोगों का CMA का पोस्ट है वो लोग CMA का पेपर देंगे, माने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देंगे। ये टेक्निकल एबिलिटी वाला जो पेपर होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर होता है। दैट मींस CMA का अगर पेपर दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर पेपर तुम लोग दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री 10+2 लेवल आएगा, प्रॉब्लम आएगा, करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला मैं? তো এটা স্যার লেভেলটা কত দূর যায়, মানে নিট লেভেলের কোশ্চেন, নিট জেই লেভেল? 10+2 নিট ফিট যেটা, নিট ফিট পড়লে ভালো, পড়তে পারিস, অত হাই লেভেল আসে না। আচ্ছা, इफ योर बेस इज क्लियर तो तुम लोग आराम से एग्जाम दे पाओगे। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक नॉलेज। और ये जो इन्वायरमेंट का एक सेक्शन है यहाँ पे देखो, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे 10-10 नंबर है। तो एनवायरमेंट का मैं जो मटेरियल तुम लोगों को बोला हूँ बस वही मटेरियल तुम लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है? हेलो हाँ सर। सर मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ फिजिक्स में, तो मैं टाइम कैसे निकालूं, मतलब अगर मैं फिल करती हूँ फॉर्म तो? मास्टर्स कर रही हो? जी सर, अभी मेरा चल रहा है, 1 ईयर बाकी है अभी, तो अगर अरे मैं एग्जाम फॉर्म टाइम कैसे एग्जाम मिलेगा मतलब? एक सब टाइम मिलेगा, 1 घंटा करके रोज पढ़ाई करो, हो जाएगा। ओके 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो लोग बहुत, मेरे ग्रुप में काफी स्टूडेंट थे जो लोग मास्टर्स कर रहे थे, वो लोग भी तो मास्टर्स करते करते नौकरी मिला उन लोगों को, ठीक है? ओके थोड़ा टाइम निकलना पड़ता है, बस यही बात है। एनवायरमेंट का तो मैं बोल चुका हूँ, एनवायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है। शंकर IAS बोल दिया या फिर PMF IAS बोल दिया, एनवायरमेंट बाहर से पढ़ने से हो जाएगा। कंप्यूटर का काफी मटेरियल मैं दिया हूँ, अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो कंप्यूटर ओरिएंटेड काफी मटेरियल तुम लोगों को मिल जाएगा। कंप्यूटर ओरिएंटेड काफी मटेरियल तुम लोगों को वहां पे मिल जाएगा, तो वो मटेरियल पढ़ने से तुम लोगों का हो जाएगा बाहर से, ठीक है? बाहर से कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है, जो मटेरियल दिया हूँ ग्रुप में जो है उससे ही कवर कर जाएगा, अलग से इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई खरीदना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी मैंने जितना मटेरियल स्टैटिक सेक्शन, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, इन सब के लिए जो भी दिया हूँ, इंक्लूडिंग टेक्निकल पेपर्स, वो सब कुछ करने से हो जाएगा। रेलवे के ओरिएंटेड काफी बुक्स मैंने ऑलरेडी दिया था ग्रुप में, रेलवे ओरिएंटेड बुक्स तुम लोगों को मिला है, और नहीं मिला तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा रेलवे वाला बुक। बाहर से रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना मन चाहे प्रैक्टिस करो, लेकिन क्या देता हूं वो तुम लोगों को देखने की जरूरत है। व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल, बिकॉज इफ यू एटलीस्ट फॉलो देम कि सर क्या दे रहा है, एक बार देखने से क्या देख लेते हैं, उससे ही तुम लोगों को मटेरियल का जो सब कुछ मिल जाता है और किसी भी एग्जाम के लिए कवर कर जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि बस रेलवे के लिए पढ़ाई करना है, वो किसी भी एग्जाम के लिए कवर कर जाएगा।
इतना सारा जो एग्जाम हो रहा है नाउ नाउ अगर मैं क्या पढ़ना है उसके बारे में बोलूं, ये पी बाई क्यू कंप्लीट करना है। समझ में आया? ये वाला जो पी बाई क्यू सेक्शन है इसको कंप्लीट करना है। कौन सा टॉपिक कवर करना होगा यहां से? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, तीनों पार्ट यहां से कवर करना पड़ेगा। रेलवे के एग्जाम में पी बाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पी बाई क्यू से क्वेश्चन आता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पी बाई क्यू से काफी क्वेश्चन आता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो ये 3 टॉपिक वहां से कवर करना पड़ेगा एसएससी और रेलवे के लिए। हेलो, सुनाई दे रहा है हाँ सर, सबको? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ये तीनों टॉपिक यहाँ से पढ़ाई करना है, ठीक है? जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके। और टेक्निकल पेपर के लिए मैं दिस इज फॉर बोथ एनटीपीसी एंड आरआरबी जेई दोनों पोस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? दोनों पोस्ट के लिए ही बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ पढ़ना है। तो अभी अगर हम लोग मैंने जेई का टेक्निकल पेपर के लिए देखें, टेक्निकल सेक्शन के लिए देखें, टेक्निकल सेक्शन के लिए देखें तो कंप्यूटर का जो नोट है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कंप्यूटर का नोट्स मिल जाएगा तुम लोगों को ग्रुप में। ईवीएस बोल ही दिया है, ऑलरेडी मेंशन्ड। था अच्छा था, স্লিপ করে গেল হাতটা। ईवीएस ऑलरेडी मेंशन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है मेंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से है या फिर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 10+2 लेवल, 10+2 लेवल। 10+2 लेवल के लिए हम लोग क्या पढ़े? नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस अगर टेक्स्ट बुक है घर में, कुछ टेक्स्ट बुक्स अगर है तो पढ़ो, उससे हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी का घर में मॉडर्न एबीसी, मॉडर्न का एबीसी है, वो ही पढ़ने से हो जाएगा। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चन आता नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी का अगर अच्छे से पढ़ोगे, सिर्फ एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ोगे कवर कर जाएगा। उसके साथ में टेक्स्ट बुक इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, इसका कारण ये है कि उससे क्या होगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में तो हेल्प हो जाएगा। और उसके साथ तुम लोग चाहो तो खान सर का बुक है, खान सर का बुक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, रेलवे वाला। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रेलवे का बुक है, अभी रिसेंटली अगले साल रिलीज हुआ है, तो वो बुक चाहो तो देख सकते हो, खान सर वाला। वो बुक अच्छा बुक है, लेकिन बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, एक्सेसिव टाइपिंग मिस्टेक है बुक में। सो उसको अगर अवॉइड करोगे तो वो बुक तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया यहां तक? यस सर। कोई है Yes, जिसके sir. मन में Yes, कुछ sir. सवाल है? यस सर। और अगर मॉक सर, में बात सर, करूं, খান স্যারের বইটা কি ওই সায়েন্স নিউমেরিক্যালস বলে নাম? হ্যাঁ সায়েন্স নিউমেরিক্যালস, ওটা স্যার কিনেছি স্যার, আপনি বলেছিলেন না? হ্যাঁ কিন্তু বইটার মধ্যে প্রচুর টাইপিং মিস্টেক আছে, চোখ কান খুলে রেখে পড়তে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তারপরে হচ্ছে আরেকটা আছে, सो मॉक्स के बाद अगर मैं बात करूं मॉक्स कहाँ से करना है, तो रेलवे मॉक्स के लिए मैं देखो अभी तो टेक्स्ट बुक चाहो तो कर सकते हो, लॉट्स ऑफ ऑप्शन। टेक्स्ट बुक चाहो तो कर सकते हो। ऑलीबोर्ड मत करना, ऑलीबोर्ड बहुत टफ होता है, उतना टफ आता नहीं है, बेकार में करके फायदा नहीं है। प्रैक्टिस मॉक काफी अच्छा है।
प्रैक्टिस मॉक चाहो तो कर सकते हो, टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस मॉक। और बाकी अगर किसी के पास कुछ है एक्स्ट्रा मॉक तो चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन ये मोटा मोटी ये दो मोटा मोटी स्टैंडर्ड है मॉक्स प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए। रेलवे का एक प्रिंसिपल होता है रेलवे एग्जाम का, मोर यू, इसको याद रखना हमेशा जिंदगी भर। अगर कभी तुम लोग खुद कभी किसी को गाइड करोगे तो ये भी याद तो उसमें भी काम आएगा। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू स्कोर। ये रेलवे एग्जाम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर आएगा। रेलवे के एग्जाम, क्योंकि रेलवे एग्जामिनेशंस आर नॉट एक्सट्रीमली टफ एग्जामिनेशंस, मैं बार बार समझा रहा हूं ये बात। रेलवे इज द लार्जेस्ट रिक्रूटर इन द वर्ल्ड, इंडियन रेलवेज। है कि नहीं मुझको मालूम नहीं, लेकिन इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट रिक्रूटर इन द वर्ल्ड। सो अगर कोई इतना सारा रिक्रूटमेंट करता है, इतने पोस्ट में रिक्रूटमेंट करता है, अभी तो बहुत कम हो गया वो अलग बात है, लेकिन स्टिल इट इज द लार्जेस्ट रिक्रूटर इन द वर्ल्ड आफ्टर टीसीएस, मैंने बिफोर टीसीएस, उसके बाद टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा रिक्रूट करता है। सो अगर कोई इतना रिक्रूट करता है तो उसका क्वेश्चन एक्सट्रीम लेवल का टफ नहीं हो सकता, ये आइडियोलॉजिकली तुमको समझना है। लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है? स्टैंडर्ड होता है, टफ नहीं होता, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। जो पढ़ाई करेगा वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ाई करेगा वो नहीं कर पाएगा, सीधा बात। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यू आर स्टडिंग देन you can easily do the questions, and if you are not studying then कुछ नहीं होगा। मुझको याद है मैं जब पढ़ाई कर रहा था স্যার বলছি हाँ স্যার বলছিলাম যে জুনিয়র সিবিটি 1টা তাও কবে হতে পারে? ও বলতে পারবো না, অনেক অ্যাপ্লিকেন্ট হয় তো কবে নিতে পারবে, কন্ট্যাক্ট করতে পারবে সেটা বলা মুশকিল, সেটা বলা পসিবল না। হ্যাঁ, ওগুলো কোশ্চেন করে লাভ নেই। আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের অনেক আগে ভ্যাকেন্ট বেরিয়েছিল, এখনো পরীক্ষাটা হয়নি। অত সহজ না রে বাবা রেলের পরীক্ষা কন্ডাক্ট করে। রেলের পরীক্ষা প্রচুর অ্যাপ্লিকেন্ট থাকে তো, অ্যাপ্লিকেন্টের অ্যাপ্লিকেশনটা স্ক্রুটিনি করতে হয় না, স্ক্রুটিনি করা, অ্যাডমিট কার্ড জেনারেট করা, অনেক প্রসেস আছে এগুলো। রেলে প্রচুর लास्ट ईयर मुझको अभी भी याद है, लास्ट जो आरआरबी ग्रुप डी हुआ था ना, लास्ट जो आरआरबी ग्रुप डी हुआ था उसमें एप्लीकेंट था 1.5 करोड़। ये दिस वाज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर टायर 1। समझ में आया सबको? सो इट टेक्स टाइम टू शॉर्ट आउट एवरीथिंग, ओके? सो प्लीज बी पेशेंट। और एग्जाम जो चल रहा है, जो भी बीच में जो एग्जाम हो रहा है देते रहो ना। क्या है, बेसिक चीजें तो है। रेलवे एग्जाम में क्या है, तुम लोग को जो नॉर्मल हर एग्जाम में पढ़ाई करते वही चीज है, पढ़ते रहो, अलग से कुछ पढ़ाई नहीं होता। यही चीज मैं तुम लोगों को बहुत बार समझा चुका हूं क्लास में। जो लोग मुझको एटलीस्ट बहुत दिनों से जानते हैं, मैं काफी बार ये बेसिक चीजें तुम लोगों को बोल चुका हूं कि अलग से कुछ पढ़ाई नहीं होता है। Always prepare yourself for the general examinations. एग्जाम में क्या रहता है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, काइंड अफेयर्स, ये तो 5 टॉपिक है। हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ाई करने की तो जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद का प्रिपरेशन करते रहो, जब एग्जाम होगा एग्जाम दो। अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक है जो एग्जाम ओरिएंटेड है तो एग्जाम से पहले वो पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। किसी भी एग्जाम में, फॉर एनी एग्जाम, अगर तुम बोलो फॉर एनी एग्जाम टॉपिक्स क्या क्या रहता है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स,
और छठवां टॉपिक क्या पढ़ना है तुम लोगों को? योर ओन सब्जेक्ट। কম্পিউটার কম্পিউটারটা জেনারেল নলেজের মধ্যেই পড়ে, ইওর ওন সাবজেক্ট। কম্পিউটার কোনো আলাদা টপিক তো নয়, জেনারেল নলেজের মধ্যেই পড়ে। জেনারেল নলেজও কম্পিউটার একটা পার্ট, কম্পিউটার জানা उचित जनरल नॉलेज बोलते ही। योर ओन सब्जेक्ट माने अगर किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। कहाँ तक पढ़ना है? योर ओन सब्जेक्ट को कहाँ तक प्रिपेयर करना है फॉर मैक्सिमम एग्जामिनेशन। 90% एग्जाम के लिए क्या कहाँ तक पढ़ाई करना है? अप टू ग्रेजुएशन। कहाँ तक? अप टू ग्रेजुएशन। 10% ऐसा एग्जाम होता है जहाँ पे एमएससी वाला क्वेश्चन आता है तुम्हारे सब्जेक्ट से। 90% एग्जाम में तुम लोग का ग्रेजुएशन से बाहर कुछ आता ही नहीं है। अप टू ग्रेजुएशन तक तुम्हारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। और ऐसे जनरल ये जो 5 टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सीए, इसको प्रिपेयर करो। और जब एग्जाम आएगा तब एग्जाम स्पेसिफिक तुम लोग पढ़ाई करना। जब एग्जाम आएगा तब एग्जाम स्पेसिफिक तुम लोग पढ़ाई करना। समझ में आया सबको? अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। अलग से प्रिपरेशन लेने का मतलब है यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हमेशा खुद को किसी भी सिचुएशन में कॉमन इंटरेस्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर रखो। अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा करो, अच्छे से जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करो। अगर तुम्हारा जनरल नॉलेज का बेस अगर बन गया, बाकी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि वही चीज जिसको पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगता है, जनरल नॉलेज। एंड द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत पॉपुलर लाइन है, मैं बहुत बार इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने स्पीचेस में। मैंने जब मैं समझाता हूँ कोई चीज हमेशा बोलता हूँ द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो जनरल नॉलेज अगर तुम लोग एक बार बन गया तो समझ लो तुम्हारा 80% काम वहीं पे खत्म हो गया। कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश हर कोई कर लेता है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है? वोकैबुलरी पढ़ना पड़ता है। रेलवे एग्जाम में तो इंग्लिश होता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कॉमन एग्जाम के लिए इंग्लिश में क्या है, ग्रामर ट्रामर तुम लोग कर ही लोगे। वोकैबुलरी का अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। शब्दकोश जितना बढ़ेगा उतना अच्छा। खुद को टेंस टू शशि थरूर बनाओ। टेंस टू शशि थरूर, लिमिटिंग केस। समझ में आया? मैंने लाइक दैट। माने सबको समझ में आया मैं क्या लिखा? सबको समझ में आया? यस सर। एसटी माने शशि थरूर। हाँ, इन केस ऑफ इंग्लिश। ओकैप ये अगर बन गया, ब्लैक बुक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा रहा है। ब्लैक बुक चैनल अगर तुम लोग फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा रहा है एसएससी के लिए, तो वहां से ऑटोमेटिकली तुम लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे कुछ फंडामेंटल बेसिक काम है। अगर तुम लोग को वो चीज एक बार प्रिपेयर अगर हो जाए तो बाकी काम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कभी भी अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर कोई एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसके लिए पढ़ो, वो अलग बात है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रिपेयरिंग अलग अलग प्रिपरेशंस फॉर अलग अलग एग्जाम्स। गधा पानी को घोला करके पीता है। गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। समझ में आया? दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तुम लोगों का कोई सवाल है तो कर सकते हो। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। মানে এই যে গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের যে 5টা পোস্ট বললেন, এটা স্যার জব প্রোফাইলটা যদি একটু এক্সপ্লেন করেন, কারণ ফর্ম ফিল আপের সময় যে প্রেফারেন্সটা দেব সেটা ইম্পর্টেন্ট। স্টেশন মাস্টার তো সবার জানা আছে আশা করি। স্টেশন মাস্টারটা জানা আছে, আর গুডস গার্ড যেটা সবার লাস্টে দেবো, এই দুটো জানা আছে। বাকি 3টে স্যার জব প্রোফাইল টিকিট ক্লার্ক মানে হচ্ছে যারা ট্রেনে ঘুরে বেড়ে টিকিট কালেক্ট করে।
CCTS. আর স্যার টিটি তাহলে আলাদা? TT is different. ওকে স্যার। TTE is different. CCTS is different. CCTS is the supervisor post. It's a high salaried post. समझ में आया? ইয়েস স্যার। Next. আর বাকি দুটো স্যার যেটা লেভেল 5 এর? और ক্লারিক্যাল পোস্ট, ক্লার্কের চাকরি, অফিসে পোস্টিং হবে, ক্লারিক্যাল কাজ করতে হয়, আহামরি কিছু ব্যাপার না। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে যে এই যে যে আমি প্রেফারেন্স দেবো যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তো সবগুলাই আমাকে তাহলে পরীক্ষা একবার করে দিতে হচ্ছে, মানে লাস্টে যে মানে স্কিল টেস্টে যেটা হচ্ছে, তো সেটাতে তো সবগুলো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাহলে, তাই তো? ওকে, বুঝতে পারলাম স্যার? হুম, is a very good question. Suppose Mr. X, the person name Mr. X, qualified for all the posts. So তার টেস্ট প্রেফারেন্স কি আছে, তার প্রেফারেন্স কি আছে, প্রেফারেন্স অর্ডার, তার প্রেফারেন্সে কি আছে? সাপোজ তার প্রথম হচ্ছে স্টেশন মাস্টার, তারপরে সিসিটিএস, তারপরে গুডস গার্ড বা গুডস ট্রেন ম্যানেজার, গুডস গাড়ি বলি আমি, জিজি করে বলি শর্টকাটে, তারপরে সাপোজ সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, ক্লার্ক টাইপিস্ট, আর তারপর আরেকটা কি আছে, জুনিয়র ক্লার্ক, কি আছে, জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট না, জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট, এই 5টা পোস্টের জন্য দেওয়া আছে, সে করেছে। তো আমাকে মনে রাখতে হবে, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ফর স্টেশন মাস্টার সেখানে কি আছে, সিবিএডি আছে, কারেক্ট? সিবিএডি আর কোন পোস্টের জন্য আছে? আর এখানে নেই, ওটা এএলপি তে আছে আবার। কারেক্ট, সিবিএডি আর কোনো পোস্টের জন্য কিন্তু নেই। এরপরে এই যে লাস্টের দুটো পোস্ট, তার জন্য কি আছে, টাইপিং টেস্ট আছে, কি আছে, টাইপিং টেস্ট আছে। তো যদি সে কোয়ালিফাই করে এই 5টা পোস্টের জন্য, তাহলে তাকে সিবিএটি প্লাস টাইপিং দুটো জনই অ্যাপেল করতে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার যদি সে সিবিএটি ফেল করে, ইফ হি ফেলস সিবিএটি, ওকে, he will not get station master. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। বা যদি সে ইয়েটা ফেল করে, বা যদি সে টাইপিংটা ফেল করে, তাহলে সে ক্লারিক্যাল পোস্টের জন্য এলিজিবল থাকবে না। বোঝা গেল? একদম ক্লিয়ার হলো স্যার জিনিসটা। হ্যাঁ क्लियर, एकदम একদম ক্লিয়ার স্যার। सबको क्लियर है एकदम? हर्ष समझ में आ रहा है Yes, सबको? sir. एकदम क्लियर? यस सर। अंजलि? Yes, sir. यस सर। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं समझा दिया अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, তাহলে স্যার এটা আলাদা আলাদা ডেটে পড়তে পারে নাকি পরীক্ষাটা? এক ডেটেও করতে পারে।